आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में यह 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में भी इसे पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी इसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर में सामान्यतः इसके उपयोग पूछे जाते हैं और 5 नंबर में इसकी विशेषताएं और उपयोग दोनों पूछे जाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जीवों के सभी गुण उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम पर निर्भर करता है। किसी भी जीव का गुण उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार अनुक्रम पर निर्भर करता है, नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस पर करता है। जिस तरह का बेस डीएनए में होगा उसी आधार पर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के आधार पर ही प्रोटीन का निर्माण होगा। इसीलिए जीवों के सभी गुण उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम पर ही निर्भर करता है। विभिन्न जीवों में या विभिन्न मानव में पाया जाने वाला डीएनए अनुक्रम अलग अलग होता है। दूसरे जीवों की बात करें, मानव से अलग जीवों की, तो उसमें भी मानव से डिफरेंट होता है उसका डीएनए। अगर अलग अलग मानव की भी चर्चा करें, चाहे एक ही परिवार की 2 सदस्य हो या एक ही माता पिता के 2 संतान हो, तो उन दोनों में भी डीएनए अलग अलग पाया जाता है। सन 1990 में मानव में उपस्थित 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए का अनुक्रम को पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1990 में। 1990 में इस जीपी की या मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से डीएनए के खंड को अलग करना तथा डीएनए के क्लोन बनाने की विधि का उपयोग किया गया। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है जो मानव हित को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अर्थात इस परियोजना से मानव के डीएनए का या जीन का जो संरचना है प्लस इसके कार्यों का पता लगाया गया है। मतलब इस परियोजना से मानव शरीर में उपस्थित जो डीएनए है उस डीएनए के खंड अर्थात जीन की संरचना और कार्यों का पता लगाया गया है। मानव में 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने? तो 3164.7 मिलियन। जीन की गणना के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। कहा गया कि जीन की गणना के लिए या जीन की संरचना के लिए या जीन के नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम की गणना के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की मदद ली जाती है या उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान के इस क्षेत्र को बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत जीवों के जीनों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा जीवों के जीनों से संबंधित, ये जीनों है, जीनों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। उसे हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। देखिए, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम परियोजना के क्या क्या लक्ष्य थे, उन्होंने क्या क्या कार्यों को निर्धारित किया था कि इतने कार्यों को कर लेना है। आइए देखते हैं। मानव जीनोम परियोजना को शुरू करने के पीछे निम्नलिखित लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था। पहला, मानव कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए में उपस्थित सभी जीन लगभग 20,000 से 25,000 इसकी संख्या है। 20,000 से 25,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं मानव के डीएनए में, के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। अर्थात जो 20,000 से 25,000 जीन है उन सभी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करना। दूसरा, सभी मानव के डीएनए निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार
नाइट्रोजनी क्षार युग्म लगभग 3 बिलियन के अनुक्रमों का निर्धारण करना। जितना भी नाइट्रोजनी क्षार है डीएनए में उपस्थित, उन सभी नाइट्रोजनी क्षार का एक अनुक्रम निर्धारित करना कि किसके बाद कौन सा नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होगा। तीसरा है प्राप्त जानकारी के आंकड़ों के रूप में संग्रहण करना। जो भी जानकारियां या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उन सभी को एक आंकड़ों के रूप में हम संग्रह करें, एक आंकड़ों के रूप में हम लोग संग्रह। चौथा, सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना, विश्लेषण के लिए नई नई तकनीक का उपयोग करना। पहले विश्लेषण करना है और इस विश्लेषण की प्रक्रिया में जो नई नई तकनीक अर्थात जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसका उपयोग करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करना या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करना। पांचवा, इस योजना में आने वाले कानूनी, सामाजिक, नैतिक या अन्य मुद्दों के बारे में विचार कर निर्णय लेना। अर्थात इस परियोजना से किसी भी प्रकार का कानूनी समस्या उत्पन्न न हो या सामाजिक भेदभाव या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न न हो और नैतिक आधार पर भी यह योजना सफल होना चाहिए। मानव जीवन में या मानव जीनोम परियोजना में अमेरिकी ऊर्जा विभाग, अब इस परियोजना में भाग कौन कौन से लिए थे? अमेरिकी ऊर्जा विभाग सबसे पहले इस जीनोम में मानव जीनोम परियोजना में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समन्वित किया गया। जितना भी कोऑर्डिनेशन की क्रिया है या इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो बात है, वे सभी शुरू किया गया किसके द्वारा? तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसमें ब्रिटेन के वेलकम न्यास ने भी, ब्रिटेन के कौन? वेलकम न्यास ने भी अपनी भागीदारी निभाई। ब्रिटेन के वेलकम न्यास ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इसके बाद विभिन्न देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन इत्यादि देशों ने भी इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान, या तो ये आर्थिक मदद किए हो या फिर अपने साइंटिस्टों को लगाया हो या अपने मजदूरों को इस कार्य में लगाया गया। किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक का ही सहायता दिया हो या फिर आर्थिक रूप से, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे रुपए भी खर्च हुए, तो इसके लिए पूरा करने के लिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन इत्यादि देशों ने भी अपना योगदान दिया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 1990 से शुरू हुई और 2003 में आकर के समाप्त हुई या सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। अर्थात कितने वर्ष तक? 13 इयर्स तक ये चला, 1990 से लेकर के 2003 तक। इस परियोजना में से मानव में विभिन्नताओं, मतलब एक मानव दूसरे मानव से अलग क्यों है, उसके बारे में जानकारी, बीमारियां, विभिन्न प्रकार के पैथोजन से होने वाले बीमारियां तथा इसके उपचार का पता लगाने में सहायता मिली। जो आनुवांशिक रोग है उसके लिए भी और जो आनुवांशिक रोग नहीं है उनके लिए भी सारी जानकारियां मानव जीनोम परियोजना से हमें प्राप्त होती है। मानव के विकासवाद का अध्ययन भी इस परियोजना से संभव हो सकता है, जिसके कारण दो जीवों के बीच विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। अर्थात यह परियोजना इतनी अच्छी है कि इसके द्वारा मानव के विकासवाद की चर्चा हो सकती है। अर्थात मानव का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके पूर्वज कौन कौन से हैं और दूसरे जीवों में इसके साथ क्या सिमिलैरिटी है, ये सारी जानकारियां पता किया जा सकता है। किससे? मानव जीनोम परियोजना से। मानव जीनोम के अतिरिक्त अन्य जीव जैसे ड्रोसोफिला, बैक्टीरिया, घाना के पौधे इत्यादि के जीन की भी जानकारी प्राप्त की गई। कहा गया कि अलग अलग है, जैसे जीव है, एक ड्रोसोफिला है या बैक्टीरिया है या घाना में पाए जाने वाले पौधे, इन सभी का क्या किया गया है? जीनोम प्राप्त किया गया है और मानव के साथ भी इसका जीनोम प्राप्त किया गया है और देखा गया है कि इन सभी जीवों में भी कुछ न कुछ उपयोगिताएं या कुछ न कुछ नाइट्रोजनी क्षार ऐसे हैं जो मानव में भी पाए जाते हैं। अब है मानव जीनोम परियोजना की कार्यप्रणाली। ये मानव जीनोम परियोजना को 13 वर्षों तक चलाया गया और इसको पूर्ण कैसे किया गया, इसके बारे में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं वर्किंग मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस परियोजना को कैसे पूरा किया गया। मानव जीनोम परियोजना के कार्यप्रणाली की 2 विधियां अपनाई गई। इसके लिए 2 विधि। पहले विधि के अंतर्गत वैसे सभी जीनों की पहचान की गई जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। मतलब वैसे जीनों की खोज की गई
जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण करते हैं। इसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग या ईएसटीएस और व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहा जाता है। इसे कहा जाता है वैसा जीन जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में या एमआरएनए का निर्माण करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं। इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी भी कहा जाता है। दूसरी विधि में जीन के सभी अनुक्रम अर्थात एक्सॉन और इंट्रॉन की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं इसके खंड का भी कार्य निर्धारित किया जाता है। इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है या अनुक्रम टिप्पण भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि किसी भी जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन एकांतर क्रम में सजे होते हैं, जिसमें से एक्सॉन प्रोटीन का निर्माण करते हैं और इंट्रॉन प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। उसके बावजूद इस मानव जीनोम परियोजना में एक्सॉन का भी अनुक्रम पता किया गया और इंट्रॉन का भी अनुक्रम पता किया गया, जिस प्रक्रिया को क्या कहा गया? सीक्वेंस एनोटेशन। इस प्रक्रिया को कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन या अनुक्रम टिप्पण कहा गया। डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए के छोटे छोटे खंडों को काटा जाता है। अर्थात डीएनए, मानव शरीर में उपस्थित डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। इसे छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक कैंची भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही, प्रतिबंधन एंजाइम को ही आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। डीएनए के छोटे छोटे खंड का क्लोन तैयार कर, मतलब पहले तो प्रतिबंधन एंजाइम से इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देना है, अब टुकड़े का क्लोन तैयार करना है, अर्थात प्रतियां तैयार करने के लिए उचित होस्ट एवं विशेष संभागों का उपयोग किया जाता है। होस्ट में इसको प्रविष्ट करा करके इसका रेप्लिकेशन कराया जाता है, जिससे यह डीएनए खंड एक से अधिक संख्या में हमें प्राप्त होता है। ये इस मेथड के अलावा एक और मेथड है जिसे हम लोग पीसीआर कहते हैं। पीसीआर के द्वारा भी डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, अर्थात एक डीएनए से हजारों की संख्या में डीएनए प्रतियां तैयार किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की क्लोनिंग से इसके अनुक्रम का पता लगाया जाता है। एक से अधिक डीएनए तैयार किया जाता है, जिसके बाद पता लगाया जाता है कि उस डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार किस अनुक्रम में सजा हुआ या किस क्रम में सजा हुआ है। डीएनए के क्लोनिंग के लिए बैक्टीरिया तथा यीस्ट को होस्ट सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दो, एक बैक्टीरिया और दूसरा है यीस्ट। यीस्ट का उपयोग होस्ट के रूप में किया जाता है, अर्थात इन जीवों में डीएनए को प्रविष्ट कराया जाता है और इन जीवों में पहुंच करके वह डीएनए रेप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है तथा इससे बने संवाहक को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक कहा जाता है। ऐसे होस्ट को क्या कहा जाता है? बैक कहा जाता है। और यीस्ट जो होस्ट होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC यैक कहा जाता है। डीएनए खंड का अनुक्रमण ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मतलब यदि कोई डीएनए का खंड है तो इसका अनुक्रम क्या होगा, इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होगा, इसके लिए एक अलग से मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर कहा जाता है। और इसका आविष्कार फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। इस मशीन के द्वारा प्राप्त अनुक्रम को पंक्तिबद्ध करने के लिए, पहले तो अनुक्रम प्राप्त हुआ, अनुक्रम प्राप्त होने के बाद इसे सजाने के लिए या पंक्तिबद्ध करने के लिए कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सभी क्या है? कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम है, तो इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग भरपूर होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मानव में 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में
22 जोड़ा ऑटोसोम एक जैसा होता है और लिंग क्रोमोसोम मेल में X और Y और फीमेल में 22 जोड़ा ऑटोसोम अर्थात टोटल कितना 22 जोड़ा मतलब 44, 22 जोड़ा बोले तो 44 प्लस XX ये फीमेल में पाया जाता है। एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम का आनुवांशिक एवं भौतिक नक्शा तैयार किया जाता है। आनुवांशिक एवं भौतिक नक्शा का मतलब है कि उस डीएनए का आकार कितना बड़ा है, डीएनए का या उस क्रोमोसोम का आकार कितना बड़ा है, उस क्रोमोसोम पर कितने जीन पाए जाते हैं, इन सभी की जानकारी उसके भौतिक और आनुवांशिक नक्शे से ही तैयार की जाती है। इस परियोजना में मुख्यतः प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का पहचान स्थल, रिकॉग्निशन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिकॉग्निशन साइट के बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म की जानकारी तथा कुछ दोहराए गए अर्थात माइक्रोसैटेलाइट का उपयोग यह परियोजना पूर्ण हो सका है। 2-3 चीजें इसमें कहा गया। एक तो जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम बंधता है, प्रतिबंधन एंजाइम बंधता है वो स्थान ढूंढना है पहला। उसके बाद ऐसा ही स्थान कहां कहां उपस्थित है अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म मतलब किस किस प्रकार का उपस्थित है, तो इसके पॉलीमॉर्फिज्म को भी पता करना है। और उसके बाद कुछ स्थानों पर एक ही प्रकार के डीएनए या एक ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं अर्थात इकहरा क्षार इसका पता लगाना है। उसके बाद माइक्रोसैटेलाइट के उपयोग से यह परियोजना पूर्ण हो सका है। इस इकहरा क्षार को या रिपीटिटिव डीएनए को, जिसे हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पुनरावृत्ति डीएनए, पुनरावृत्ति डीएनए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट भी कहते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है। मानव जीनोम परियोजना के मुख्य विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। मानव जीनोम परियोजना के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानव के जीवन में या मानव के जीनोम में 3664.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरा, हर एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं, लेकिन इसके आकार में भिन्नता पाई जाती है। जितना नाइट्रोजनी क्षार होगा उतना लंबा या उतना जटिल वह जीन होगा, लेकिन 3000 कम से कम रहेगा ही। तीसरा, मनुष्य के जीवन में पाई जाने वाले सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार विद्यमान होते हैं। सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन क्षार विद्यमान होते हैं। चौथा, पहले के अनुमानित जीनों की संख्या 80,000 से 1,40,000 की तुलना में काफी कम अर्थात 30,000 जीन पाए गए। ये अधिकतम है, लेकिन पाए जाते हैं कितना, 20,000 से 25,000, 20,000 से 25,000 जीन ही पाए जाते हैं। पांचवा, सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के लगभग 99.9% एक समान होते हैं। जितने भी मानव है सभी का जो नाइट्रोजनी क्षार है वह लगभग 99.99% एक जैसा होता है। छठा, 2% से कम जीनोम द्वारा ही प्रोटीन का कूट लेखन होता है, अर्थात जितना भी जीन है उसके 2% से कम का ही या 2% से कम जीनोम के द्वारा ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण होता है। जितने जीनों की खोज हो पाई है उनमें से 80% से अधिक जीनों के कार्य की जानकारी नहीं हो सकी। 80% जीन क्या करता है इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। सातवां, मनुष्य के जीनोम का एक बड़ा हिस्सा पुनरावृत्ति अनुक्रमों का निर्मित होता है, मतलब एक तरह का अनुक्रम कई स्थानों पर उपस्थित है, तो इसको कहते हैं हम लोग पुनरावृत्ति अनुक्रम। जैसे यहाँ पर ATGC TAGC इसी प्रकार का अनुक्रम, मान लिया कि ये एक अनुक्रम है और यही अनुक्रम, ठीक ऐसा ही अनुक्रम 1000 स्थानों पर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति अनुक्रम। डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम की संख्या कभी कभी 100 से 1000 तक होती है। इसका कार्य कूट लेखन में सीधे तौर पर नहीं होता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में इसका उपयोग नहीं होता है। किसका, तो वैसे पुनरावृत्ति
डीएनए का, या पुनरावृत्ति अनुक्रम का उपयोग कूटलेखन में या प्रोटीन संश्लेषण में नहीं होता है। लेकिन क्रोमोसोम की संरचना कैसी है, संरचना पता करने में, गति की, क्रोमोसोम में किस प्रकार का परिवर्तन आता है इसके बारे में, और विकास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। मानव विकास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। 9, मानव जीनोम के विस्तृत अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन 2968 पाए गए। क्रोमोसोम 1 में कितने जीन पाए जाते हैं? 2968 जीन पाए गए, जबकि क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन अर्थात 231 जीन पाए गए। क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन 2968 और क्रोमोसोम Y में सबसे कम अर्थात 231। 10, मानव जीनोम में लगभग 1.4 मिलियन जगह पर वैज्ञानिक ने अलग अलग इकहरा क्षार का पता लगाया है। मतलब एक जगह पे एक ही तरह का क्षार उपस्थित होगा, अर्थात अगर यहाँ पर एडेनिन है तो पूरा एडेनिन होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं इकहरा क्षार। इसे हम लोग कहते हैं इकहरा क्षार। इसे हम लोग एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता भी कहते हैं। एक ही तरह का न्यूक्लियोटाइड अगर एक स्थान पर उपस्थित है तो उसे हम लोग एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहते हैं। 11, इससे मानव रोग संबंधित डीएनए अनुक्रम को जानने में काफी मदद मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति को आनुवांशिक बीमारी है तो उस डीएनए का या उस जीन का अनुक्रम क्या होगा जिसके खराब हो जाने से आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 12, इसके साथ साथ मानव विकास के इतिहास को जानने में भी सहायक है। जब हमें अनुक्रम पता चल जाएगा डीएनए का तो हम दूसरे जीवों के अनुक्रम से भी हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमें विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मानव जीनोम परियोजना का उपयोग एवं भविष्य में चुनौतियां, कहां कहां इसको हम उपयोग कर सकते हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। मानव के बायोलॉजिकल सिस्टम को अच्छी तरह जानने के लिए मानव जीनोम परियोजना का उपयोग किया जाता है। मानव एक बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में है और इसका सिस्टम कैसे कार्य करता है, कैसे सारी प्रक्रियाएं या उपापचयी प्रक्रियाएं आसानी से संपन्न होती है, इसको जानने के लिए मानव जीनोम परियोजना को जानना बहुत आवश्यक है। मानव के बीच उपस्थित आनुवांशिक भिन्नता को जानने में भी सहायक है। पहले तो मानव एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको जानने में ये सहायता प्रदान करता है। दूसरा, मानव के बीच उपस्थित आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक भिन्नताओं को जानने में भी यह सहायता प्रदान करता है। इस परियोजना से जैविक अनुसंधान में नए आयाम को समावेश कराया गया है। मतलब नए नए टेक्निक को इसमें समावेश कराया गया है, नए नए टेक्निक्स को इसमें उपयोग किया जाता है ताकि जल्दी समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम डीएनए की जांच कर पाएं। इस परियोजना की सहायता से एक ही समय में अनेक जीवों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात इस जीनोम की परियोजना या जीनोम परियोजना से कम समय में ही या एक ही समय में अलग अलग प्रकार के जीवों का जीनोम का अध्ययन किया जा सकता है। एक जीन के साथ इसके सहायक जीन के भी कार्य का पता लगाया जा सकता है। मानव शरीर में उपस्थित कोई जीन है और उसके कार्य का पता तो लगाना ही है, साथ ही यदि हम उस जीन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके कार्य में सहायता करने वाले जीनों का भी अध्ययन हो जाता है। मानव जीनोम परियोजना का उपयोग कर मानव का क्लोन तैयार किया जाना विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जीनोम प्रोजेक्ट का उपयोग करके मानव का ही क्या करना है, क्लोन तैयार करना है। मानव का क्लोन तैयार करना है, अर्थात आर्टिफिशियल मानव तैयार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।